हेलो जय हिंद स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं अध्याय नंबर 1 यानी कि दहन और ज्वाला, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंबूशन एंड फ्लेम। क्लियर है। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले दहन और ज्वाला को पढ़ने से पहले हम इसमें जानेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, क्योंकि ऐसा ही आपको छोटे छोटे टॉपिक का वीडियो, संपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 10th के लिए भी और अन्य एग्जाम के लिए भी। ठीक ना। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। क्लियर है। देखिए वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, क्या बोल रहा है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग कर, संयोग मतलब क्या होता है, आपस में जोड़कर, ठीक ना, आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए यौगिक का निर्माण करता है। क्या करता है, नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि देखिए वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग कर, संयोग यानी आपस में जुड़कर एक या एक से अधिक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे में देखिए यहाँ पे कार्बन एक तत्व है और ऑक्सीजन भी एक तत्व है, ये आपस में संयोग कर, प्लस का चिन्ह है तो आपस में संयोग कर एक दूसरा पदार्थ यानी कि दूसरा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर दे रहा है, आपस में संयोग कर एक नए यौगिक या अणु या परमाणु का निर्माण कर दे रहा है। ठीक ना। अणु या पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन जो है और आपका ऑक्सीजन है, ये आपसे संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन जा रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, ये एक प्रकार का आपका रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक ना। तो हम लोग समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया है, तो फटाक दिया आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और एक लिखने का प्रयास कीजिएगा। आगे हम समझते हैं, जब हम रासायनिक अभिक्रिया समझ गए तो अब हम लोग समझेंगे कि दहन क्या होता है। दहन को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंबूशन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखिए दहन, अब यहाँ पे बोलेंगे कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको बताया है कि वैसा वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग कर एक या एक से अधिक नए यौगिक या अणु का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो अब देखिए दहन में आ गया आपका कि दहन, आप दहन को बोल सकते हैं कि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में मुक्त करते हैं, उसे दहन कहा जाता है। क्लियर हो गया कि दहन क्या है। तो दहन बोल सकते हैं कि दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है या रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा के रूप में मुक्त करता है या करते हैं, उसे दहन कहा जाता है। जैसे में फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, उसके बाद उसमें ऊष्मा निकलेगा, उसके बाद इसमें प्रकाश निकलेगा। यानी कि दहन क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, और रासायनिक अभिक्रिया के होने के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होगा। ठीक ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा उत्पन्न होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक ना। उसके साथ में ऊर्जा के रूप में मुक्त होगा। ठीक ना। तो इसे क्या बोलते हैं, ये दहन है। ठीक ना। एग्जाम्पल में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है ज्वलनशील पदार्थ। ठीक ना। आगे हमारा है ज्वलनशील पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल। ठीक ना। इनफ्लेमेबल मटेरियल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ होता क्या है। देखिए ज्वलनशील पदार्थ, देखिए वैसा पदार्थ जो हवा की उपस्थिति में जल सकता है। ज्वलनशील कहने का अर्थ जो जल सकता है। ठीक ना। ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा पदार्थ जो हवा की उपस्थिति में जल सकता है या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकता है, उसे ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे में लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया इत्यादि, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ज्वलनशील पदार्थ बोलेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी ज्वलनशील पदार्थ भी समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा है अज्वलनशील पदार्थ। अज्वलनशील पदार्थ जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल। ठीक ना। देखिए अज्वलन मतलब क्या, अ लग गया यानी कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं जलेगा। तो वैसा पदार्थ जो हवा की उपस्थिति में
नहीं जल सकता है, यानी जो नहीं जल सकता है उसे अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कि पत्थर हो गया, ये जलेगा नहीं जलेगा, बालू हो गया, ये जलेगा नहीं जलेगा, सीमेंट भी आपका नहीं जलेगा। तो ये सभी के सभी कैसा पदार्थ हैं, तो अज्वलनशील पदार्थ है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ है और निम्नलिखित में से कौन अज्वलनशील पदार्थ है। क्लियर है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर। आगे का टॉपिक है हमारा है दहन का पोषक, ठीक ना, दहन का पोषक, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कंबुशन ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक ना, यानी कि वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया के लिए, वैसा पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक प्रदान करते हैं, यानी कि सहायता प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दहन का पोषक बोलते हैं, ठीक ना। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑक्सीजन क्या हुआ वहाँ पे, दहन जो है, दहन का क्या हुआ, वो पोषक हुआ, ठीक ना। तो यानी जो भी आप पदार्थ जलाइएगा उस पदार्थ को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है जलने में, तो वो आपका क्या हो गया, दहन का पोषक हो गया। ऐसे ही आएगा एक दहन का अपोषक, तो जो किसी पदार्थ को जलने में सहायता प्रदान ना करता है उसे क्या बोलते हैं, हम दहन का क्या बोलते हैं, अपोषक बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि दहन का पोषक कौन है, ऑप्शन में रहेगा O2, N2 और CO2 और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दहन के पोषक के लिए ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक ना। और पूछेगा कि दहन की अपोषक बताइए, तो दहन की अपोषक कौन सा है, दहन का आपका अपोषक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक ना। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है दहन के अपोषक। पहले भी बता चुके हैं कि दहन का अपोषक क्या है, यानी कि किसी पदार्थ को जलने हेतु ये सहायता प्रदान नहीं करेगा, ठीक ना। एक बार पढ़ते हैं, वैसा पदार्थ जो दहन के क्रिया में सहायता नहीं करते हैं, जो दहन की क्रिया में सहायता नहीं करते हैं उसे दहन के क्या बोलते हैं, अपोषक बोलते हैं। जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक ना, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये क्या है, दहन के अपोषक है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाएंगे कि दहन के अपोषक कौन से तत्व हैं, और आपसे यह भी पूछा जाएगा कि दहन के पोषक कौन है, ठीक ना। तो दहन के पोषक आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, और दहन की अपोषक का बात करेगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक है ज्वलन ताप, ठीक ना। आगे हमारा क्या टॉपिक है, ज्वलन ताप। देखिए वह न्यूनतम ताप, इसका परिभाषा हो जाएगा वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर दे, यानी कि जलना शुरू कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, ज्वलन ताप बोलेंगे। यानी कि जिस न्यूनतम ताप पर, यानी कम से कम ताप पर कोई पदार्थ अगर जलना शुरू कर देता है तो उस पदार्थ को क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। क्लियर है। यानी कि देखिए अब कोई पदार्थ तब तक नहीं जलता है, अब यहाँ से कुछ छोटा सा टॉपिक है कि कोई पदार्थ तब तक नहीं जलता है जब तक वो अपना ज्वलन ताप प्राप्ति ना कर ले। जब तक वो अपना ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं करेगा तब तक कोई पदार्थ नहीं जल सकता है, ठीक ना। तो इसका परिभाषा क्या हो गया ज्वलन ताप का, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना जो है कम से कम ताप पर जलना प्रारंभ कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग कि ज्वलन ताप, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, आगे का हमारा टॉपिक है कि दहन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यानी किसी पदार्थ की हम लोग दहन करते हैं तो उसके लिए आवश्यक शर्त कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए, ठीक ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति होना चाहिए। उसके बाद जो जलने वाला पदार्थ है वो क्या हो, एकदम ज्वलनशील होना चाहिए और ज्वलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। मात्र 3 ही है, ठीक ना। देखिए हमारा टॉपिक है क्या, दहन के लिए आवश्यक शर्तें। दहन के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हो सकते हैं, तो देखिए दहन के लिए निम्नलिखित 3 शर्तें हैं। कौन कौन से हैं 3 शर्तें दोस्तों, तो ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति, यानी जो पदार्थ जो है ज्वलनशील होना चाहिए, यानी कि जलने लायक होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद है 2 नंबर में ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगा तो जलेगा, अन्यथा नहीं जल सकता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति अति आवश्यक है। और ज्वलन ताप की प्राप्ति, ज्वलन ताप क्या है कि वह ताप जिस पर कोई न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जो जलना शुरू कर दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस पदार्थ के लिए ज्वलन ताप बोलते हैं, ठीक ना। अब हम आगे देखिए नोट में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को लिखे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। पदार्थ का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि पदार्थ का ज्वलन ताप उसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पदार्थ का ज्वलन ताप है उसके डैश पर निर्भर करते हैं, तो प्राकृतिक पर निर्भर करते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक है दहन का प्रकार। क्या टॉपिक है, दहन के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ
कंबुशन। देखिए दहन जो है मुख्यतः 4 वर्गों में, दहन को जो है मुख्यतः 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका दूध दहन हो गया, ठीक ना, दूध दहन हो गया। दूसरा उसके बाद आपका मंद दहन होता है, उसके बाद आपका स्वतः दहन होता है, उसके बाद आपका विस्फोट दहन होता है। यानी कि दहन को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो ये जो है दहन का प्रकार है हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक ना। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो।